जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। मैं सत्यम पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा हिस्ट्री में जो एक हमारा नया वीडियो आ रहा है, आज ये हिस्ट्री का ही वीडियो है। और जैसा कि अभी तक हमने हिस्ट्री के सारे वीडियो में देखा हुआ है कि हिस्ट्री को याद करने के लिए उसके पीछे की स्टोरी जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो आज जो हमारा वीडियो है इसकी हम पहले हिस्ट्री स्टोरी जानेंगे कि इसकी स्टोरी क्या है, इसका समय अंतराल क्या है, किस समय अंतराल पर ये घटना घटित हुई है, या फिर ये जो राजा महाराजा आए हैं ये किस समय अंतराल पर आए हैं। क्योंकि हिस्ट्री को याद करने के लिए, इतिहास को याद करने के लिए आप उनका ये मत याद करिए कि वो कब राजा बना या फिर कब उसने अपना राजा का पद छोड़ दिया, कब कौन बना, ये सब याद नहीं करना है। हाँ, एक मोटा मोटा आपको ये ज़रूर याद करना है कि वो 7वीं शताब्दी में आया था कि 8वीं में आया था। मतलब मोटा मोटा हमको एक चीज़ याद वो करनी होती है। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, भारत पर यवन राजवंश। भारत पर यवन राजवंश, या फिर आप ये कहें कि मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। मौर्यों के बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं आज हम उनके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इसकी जो स्टोरी है वो हल्का हल्का जो हम आपको स्टोरी बताते हैं, फिर इसके बाद में जो फैक्ट हैं उनके हम स्टार्टिंग करेंगे। स्टोरी आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, आप फैक्ट अपने अपने आप वो कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इनकी स्टोरी क्या है कि अभी जो पिछला वीडियो आपने देखा है तो वो आपने देखा होगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं तो उनके जस्ट पहले एक यूनान का एक महान राजा होता है सिकंदर, जिसने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। ब्यास जो नदी है वहाँ तक वो आया था। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब वो सिकंदर मर जाता है तो उसका जो सेनापति होता है सेल्यूकस निकेटर, वो वहाँ का राजा बनता है। इसके बाद आपने पढ़ा भी होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर की जो सुपुत्री होती है, तो सुपुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है, क्योंकि उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य राजा महान राजा बन जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कि वो राज अलग हो जाता है, भारत वाला राज एक तरह से अलग हो जाता है। लेकिन जब मौर्यों का विनाश होता है, सॉरी मौर्यों का जब वंश समाप्त होता है, जब मौर्य काल समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है कि जो सेल्यूकस निकेटर का जहाँ पे वंश था, जो सिकंदर का राज्य क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि अब चंद्रगुप्त मौर्य तो है नहीं, जो उसका राजा था, जो उसका सुपुत्र था बिंबिसार, वो भी नहीं है, जो उसका बेटा था अशोक, जो कि बहुत ही महान वो था। तो अब जब उन्होंने देखा कि अब कोई मौर्य वंश का राजा है नहीं है और वहाँ पर भी कोई एक ऐसा राजा नहीं है जिसका संपूर्ण भारत पर अधिकार हो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि भारत एक अच्छी जगह है जहाँ पे हमें खाने पीने को अच्छे से मिलेगा। सबको ही जानता है भैया, भारत पर आज तक जितने भी आक्रमण हुए हैं वो खाने पीने के लिए ही हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जैसी फसल, यहाँ की जैसी जलवायु और कहीं नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये लोग भी आते हैं कि ये लोग भी यहाँ पर आकर आक्रमण करते हैं, यहाँ पर आकर राज करते हैं। और ये समय अंतराल होता है कब? मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद और गुप्त वंश के पहले। मौर्यों के काल और गुप्त वंश के पहले। गुप्त वंश जैसे ही आते हैं, जो गुप्त साम्राज्य जो आता है उसके जो राजा महाराजा आते हैं, जैसे ही वो आते हैं वो सबको निकाल देते हैं कि भैया चलो, जिसको रहना है वो भारतीय बन के रहो और जिसको नहीं रहना है वो जाओ। इस तरह से वो लोग मेनली अब जो 100-200 साल रह जाते हैं अंग्रेज़ों के अलावा, वो भारतीय ही हो जाते हैं। 100-200 साल जो कोई भी भारत में रहा है अंग्रेज़ों के अलावा, वो सब भारतीय ही हुए हैं। ठीक है, तो ये थी उस टाइम की स्टोरी। अब हम जो उसके फैक्ट हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहली बार किसने जारी की, शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ, विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ, राजा विक्रमादित्य कौन थे। राजा विक्रमादित्य इतनी फेमस जिनकी हस्ती है, 12-13 राजाओं ने अपने नाम के आगे उपाधि लगाई है कि विक्रमादित्य राजा आ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य ये आ रहे हैं। तो ये कौन थे? भारत का आइंस्टीन कौन था? पहला आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत, विज्ञान का इतना फेमस सिद्धांत है उसको, जो कि आइंस्टीन ने बाद में दिया। आज के 2000 साल पहले इसका सिद्धांत भारत में ये मतलब इसका आविष्कार हो चुका था। तो इसके बारे में भी देखेंगे। और हम नागर शैली और जो मथुरा शैली है जो कि फेमस है, तो उनके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से जो फैक्ट हैं उनकी हम स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। तो कौन कौन राजा आए, किस किस वंश के आए, वो हम देख लेते हैं। तो भारत पर यवन राज्य, आप भारत पर यवन राज्य बोल लीजिए, मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण बोल लीजिए, सब एक ही हैं। इसी वजह से हम इनको एक ही साथ देख रहे हैं। तो कौन कौन आए हैं? हिंद यूनानी आए हैं। ठीक है, हिंद यूनानी सबसे पहले आए हैं। शक इसके बाद में आए हैं।
पहलव इसके बाद में आए हैं, और सबसे आखिरी में कौन आए? कुषाण जो राजवंश हुए हैं वो आए हैं। तो आज हम उनके बारे में, सबके बारे में हम लाइन से देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारत पर जब सबसे पहले जब हिंद यूनानी ही आए हैं, तो सबसे पहले हम इनको ही देखते हैं, हिंद यूनानियों के बारे में हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था, ठीक है। बैक्ट्रिया का शासक जो था डेमेट्रियस, उसने हमला किया था कब? 190 ईसा पूर्व में। 190 ईसा पूर्व में इसने हमला किया था भारत पर। सबसे पहला हिंद यूनानी जो राजा था, हिंद यवन का राजा था। आप हिंद यवन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के उस तरफ वाला जो यूनान देश है, वह उसके और पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है, वहाँ के जितने भी राजा हुए हैं उनको हिंद यूनानी, हिंद यवन ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। अब जब ये बैक्टीरिया से आया है तो बैक्टीरियाई यूनानी तो बोलेंगे ही, और हिंद यूनानी इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है। तो ये जो ये अरब सागर हो गया, अरब सागर के ऊपर वाले जो एरिए हैं, जो कि हम आपको अभी मैप में दिखाएंगे भी ये लोग कहाँ से आए हैं, तो उनके बारे में भी ये वहीं से आते हैं, इस वजह से इनको हिंद यूनानी कहते हैं और बैक्टीरियाई यूनानी इनको कहते हैं, ठीक है। इसने किसने, जो डेमेट्रियस जो आया था, इसने भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिए। चलिए हम आपको मैप में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा अफगानिस्तान और पंजाब। पंजाब कहाँ पर है? पाकिस्तान और भारत के बीच में है। और सिंध ये आपको गुजरात के ऊपर है, जो कि पाकिस्तान वाले एरिए में ये यहाँ पर है। तो जो हिंद यूनानी पहला राजा होता है, जो वो आते हैं, कहाँ पर कब्जा करते हैं? अफगानिस्तान में कब्जा करते हैं, पंजाब में कब्जा करते हैं, और जो सिंध क्षेत्र होता है वहाँ पर ये लोग वो कर लेते हैं कब्जा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ कहाँ थे हम? यहाँ थे, ठीक है। इसने साकल, वर्तमान सियालकोट, जो कि पंजाब में है, तो इसने साकल वर्तमान सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। जब इसने पंजाब पर कब्जा किया तो इसने वहाँ पर जो सियालकोट है, उस समय उसको साकल बोलते थे, तो वहाँ पर इसने अपनी वो बनाई, राजधानी बनाई। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। सबसे विख्यात जो राजा था इस वंश का, वो कौन था? मिनांडर था, जो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक राजा रहा है, ओनली 20 साल, ठीक है। तो ये उस समय का यहाँ का राजा था। अब ये सबसे विख्यात वो क्यों था? अभी ये भी बताएंगे कि जो राजा फेमस हुए ना, उनके पीछे की एक कहानी है कि कोई राजा फेमस क्यों हो जाता है और कोई राजा क्यों फेमस नहीं हो पाता है। तो उसकी भी कहानी अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, वो भी हम देखेंगे। जो राजा था इस वंश का, सबसे महान राजा था, उसने राजधानी जो साकल थी उसकी, उसको शिक्षा का केंद्र बनाया, ठीक है। इसी वजह से फेमस हो जाते हैं। जो कोई राजा फेमस हो जाते हैं, वो इसी वजह से फेमस हो जाते हैं क्योंकि वो शिक्षा के विकास में काम करते हैं। हमने अशोक वाले वीडियो में देखा था कि अशोक क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच बहुत ही, अब जो लोग सोच रहे हैं वो सोच, वो अशोक के जो शिलालेख हैं उससे हमें जग जाहिर होती है। तो वो भैया महान राजा होगा ही होगा, जिसने अच्छा सोच लिया वो महान हो गया, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नागसेन, जिसे नागार्जुन भी बोलते हैं, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है। इस जो प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? मिलिंद पन्नो एक पुस्तक है, काफ़ी फेमस है पुस्तक, बौद्ध धर्म की काफ़ी विख्यात पुस्तक है। तो मिलिंद पन्नो में इन्हीं का वार्तालाप संकलित है। किनका? नागसेन और मिनांडर, ये जो दो राजाओं हैं, इन्हीं के आपस का जो वार्तालाप है, इसी को संकलित करके ये जो मिलिंद पन्नो जो बुक है ये है, इसी को बौद्ध धर्म की वो काफ़ी फेमस पुस्तक है ये। और ये इस तरह से है। भारत पर सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने ही जारी किए थे। हिंद यवन के जो राज्य थे, बैक्ट्रियाई यूनानी जो राजा थे, जो ये थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। और भारत में गांधार शैली का प्रचलन हिंद यूनानी शासकों की ही देन है। भारत में जो मूर्ति बनती हैं, मूर्ति का जो विकास होता है, मूर्तियाँ जो बनती हैं, तो उसमें जो गांधार शैली की जो मूर्ति बनती है ना, उसमें हिंद यूनानी शासकों की ही देन है। वो लोग यूनान से आए थे, वहाँ पर मूर्तियाँ बनती थी, वो लोग भारत आए, उन्होंने भारत में भी उसी शैली से मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। उस तरह से होता है। तो यहाँ तक हमारे जो थे वो हिंद यूनानी जो राजाओं के बारे में था। अब हम देखते हैं शक के बारे में। दूसरे नंबर पर कौन आए हैं? शक आए हैं। तो अब हम देखते हैं शक के बारे में।
ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान के ऊपर वाला एरिया, क्योंकि मध्य एशिया का द्वार हम बोलते हैं वो कैसे, अफगानिस्तान को बोलते हैं। कि अगर भारत को मध्य एशिया में व्यापार करना है, मध्य एशिया में अपने मतलब दोस्ती यारी अगर बढ़ानी है देशों के साथ में, तो अफगानिस्तान से ही होकर निकलना पड़ेगा, ये हम लोग बोलते हैं ना। तो इसी तरह से जो मध्य एशिया मतलब अफगानिस्तान के ऊपर का एरिया, ठीक है। तो जो शक राजा आए थे ये मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। ये चारागाह की खोज में भारत आए थे। अब वो वहाँ पे एरिया कैसा है, अगर आपने रूस के बारे में देखा हो तो वहाँ पे बर्फ़ 12 महीने पड़ती है। जब भैया बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ चारा तो होगा नहीं, तो जहाँ भी चारा जिसको नहीं मिलता वो सीधे भारत आ जाता है, क्योंकि भारत में बहुत चारा है, ठीक है। तो जो ये लोग चारागाह की खोज में भारत आए थे। इनकी 5 शाखाएं थी। इनकी जो थी, जो शक वंश के राजा थे, इनकी 5 शाखाएं थी। अफगानिस्तान, पंजाब जिसकी राजधानी ये थी, तक्षशिला राजधानी थी, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, ठीक है। जो ये क्षेत्र थे, यहाँ पर इनकी राजधानियाँ थी, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, 58 BC में, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था, ठीक है। इनकी जो एक राजा थे, एक स्थानीय राजा थे, वहीं के राजा थे, उन्होंने शक को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक्चुअली में जो एक स्थानीय राजा थे ना, उस समय पर स्थानीय राजाओं को जो बाहरी आते थे वो उनका ये लगता था कि भैया बहुत ही राजा साहसी राजा है, बहुत ही वंश इनका शक्तिशाली वंश है और ये किसी से हारते नहीं है। जैसा कि अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने भी कहा था कि अंग्रेज किसी से हारते नहीं हैं, ठीक है। वो जो हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस बात का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर इसके बाद में जब जापानी लोगों ने इनको हराया तो फिर भारत में फिर ये हुआ कि नहीं, अंग्रेज हार भी सकते हैं। तब फिर इसके बाद में भारत में फिर उग्रवादी आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो जब एक स्थानीय राजा किसी बाहरी राजा को हरा देता है तो इसके बाद में क्या होता है, अरे भैया वो स्थानीय राजा बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा है। तो विक्रमादित्य का मतलब एक तरह से वही होता है कि कोई स्थानीय राजा किसी बाहरी को जब भगा देता है, किसी बाहरी को जब हरा देता है, किसी बाहरी वंश के राजा को हरा के भगा देता है, तो वह राजा विक्रमादित्य की उपाधि खुद ब खुद धारण कर लेता है। ये भारतीय इतिहास में है। और 12-13 राजाओं ने आगे चल के हम देखेंगे अभी आगे चल के, तो ये सभी राजाओं ने जब भी ऐसा कार्य वो किया है तो इन्होंने फिर मतलब जो विक्रमादित्य की उपाधि इन लोगों ने धारण की है, ठीक है। अब शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 BC में, 58 BC में वो उसने राजाओं को हराया, तो 57 BC मतलब 1 वर्ष बाद, ठीक है, 57 BC में एक नया संवत विक्रम संवत नाम से स्टार्ट किया। विक्रम संवत के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी जो ये ईयर चल रहा है उसमें 57 जोड़ने पर विक्रम संवत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही है विक्रम संवत, यही है 57 साल का कॉन्सेप्ट। क्योंकि 57 साल पहले जो स्थानीय राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने शकों को हरा के भगा दिया था, तभी से विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके बारे में कि शकों की अन्य शाखाओं की जब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो उनकी 5 शाखाएं थी उनकी, अफगानिस्तान, पंजाब और उत्तरी दक्कन के बारे में, ये हमने देखो ऊपर देखा था, मथुरा, पश्चिमी भारत और ऊपरी दक्कन, ठीक है। तो जो ये 5 शाखाएं थी उन 5 शाखाओं में से तुलना में दक्षिण भारत में इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी लंबे अरसे तक रहा था। इनका जो साम्राज्य चला था वो दक्षिणी भारत में जो इनका साम्राज्य लंबे अरसे तक हुआ था इनका, ठीक है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन फर्स्ट था। शकों का जो प्रतापी राजा था वो कौन था, रुद्रदामन फर्स्ट था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। और ये भी फेमस हुआ है क्यों, इसने भी कुछ कार्य ऐसे किए हैं। जो कोई राजा एक अच्छा कार्य कर देता है वही फेमस हो जाता है। अभी हम और देखेंगे इनके बारे में। इसने काठियावाड़ में अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्यों ने किया था, उसका जीर्णोद्धार करवाया। अब मौर्यों ने तो इसका सुदर्शन झील का निर्माण हो गया, लेकिन अब राजा महाराजा हैं, देखने तो उन्हें जाना है नहीं है। अब वो झील बन के सूख गई, झील सूख गई, वहाँ कुछ था नहीं और जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो इसने जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ जो पहले से बनी हुई थी लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, वो किसी उपयोग के लायक नहीं थी, उसको अच्छा कर देना, उसको फिर से वैसे ही उसको जीवन दान दे देना, वो होता है। तो इसने जो रुद्रदामन फर्स्ट था, इसने जीर्णोद्धार वो करवाया था उसका, ठीक है। रुद्रदामन फर्स्ट के बारे में कहा जाता है कि संस्कृत का बहुत ही ज़्यादा इसको लगाव था। इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख लिखवाया था।
गिरनार अभिलेख जो है वो रुद्रदामन फर्स्ट से ही सम्मिलित है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है तो आपको अशोक नहीं लगाना है कि अगर कहीं भी अभिलेख देखो तो अशोक लगा दो, नहीं, गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन फर्स्ट का अभिलेख है, शक वंश के राजा का अभिलेख है। ठीक है, शक वंश से संबंधित अभिलेख है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो वो आपको इसी हिसाब से देखना है। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित थे, मतलब जो भी अभिलेख मिले हैं तो गिरनार अभिलेख के पहले के जो अभिलेख हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं, भारत के जो अभिलेख हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शकों के बारे में। और देख लेते हैं, हाँ, और जो अब इसके बाद आते हैं जो हमारे अगले राजा आते हैं वो कौन आते हैं, जो कुषाण वंश हुआ है, ये बहुत ही फेमस वंश हुआ है। क्यों फेमस हुआ है इसके बारे में भी हम देखेंगे। कुषाण वंश का एक राजा हुआ है, ये भी बहुत फेमस हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत फेमस हुआ है। गुप्त वंश का एक राजा फेमस हुआ है। अकबर फेमस हुआ है। और जो शिवाजी हैं, ये जो 5 राजा हैं ना, इन 5 राजाओं में एक क्वालिटी है जो कि लगभग समान है। हम उनके बारे में देखेंगे कि ये सभी राजा क्यों फेमस हुए हैं, वो चीज़ है। पहलों के बाद में जो कुषाण वंश था ये आया है। पहलों के बाद में इन्हें यूची या तोखरी भी कहते थे। यूची इनके वंश का नाम था। कुषाण वंश, कुषाण हिंदी में हम लोग इनको ये बोलते हैं। वहाँ की जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी ना, तो लोकल लैंग्वेज में इनको यूची बोलते थे कि ये यूची वंश के हैं। ठीक है, तो यूची या तोखरी 2 वर्ड अगर आपको कहीं मिले तो आप सीधे सीधे इनसे ही आप अंदाज़ा लगाइए, कि अंदाज़ा क्या, आप यही मानिए कि यही वंश है इनके बारे में। ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक भैया कौन थे, कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस। ठीक है, वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क था, बहुत ही फेमस है कनिष्क, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। और आप अगर कनिष्क की एक गोल्ड की भी बहुत ही फेमस मॉल टाइप में कोई अच्छी दुकान है, फेमस दुकान है, उसका भी नाम यही है। वो क्यों है वो भी हम आपके देखेंगे। राजधानी इसकी क्या थी, पेशावर। पाकिस्तान का जो पेशावर शहर है वो इस वंश की राजधानी थी। ठीक है, अब हम इस वंश के बारे में और अच्छे से देखेंगे। इनकी द्वितीय राजधानी भी थी। इस वंश की द्वितीय राजधानी कौन सी थी, मथुरा। जो इस वंश की द्वितीय राजधानी थी वो हमारी मथुरा जो शहर है, इस समय पर मथुरा शहर है, वो थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे शक संवत कहते हैं। कनिष्क जो राजा था, कुषाण वंश का जो कनिष्क राजा था, इसने 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, अभी तक जो हम 58 BC हम देख रहे थे वो हमारा ईसा पूर्व था, मतलब ईस्वी के पहले का समय था। लेकिन जो कनिष्क राजा आया है ये 78 ईस्वी में आया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, 58 वर्ष जोड़ते थे, यहाँ पर हम 78 वर्ष घटाएंगे। ठीक है, वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जा रहा है जो ये शक संवत है, जिसको कनिष्क ने चलाया था, जिसको कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने चलाया था, उसे शक संवत कहते हैं। और शक संवत का प्रयोग वर्तमान समय में भारत सरकार कर रही है। अगर आप किसी भी अगर उसमें जो अभी लिखे हुए जो आते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है कि शक संवत इतना 78 वर्ष इसमें घटा देते हैं। जैसे अभी 2023 चल रहा है, 2023 में आप अगर 78 वर्ष घटा देंगे तो आपका जो शक संवत है वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी जो कनिष्क की मृत्यु होती है वो 102 ईस्वी में हो जाती है। जो कनिष्क राजा होता है इसकी मृत्यु 102 ईस्वी में हो जाती है। ये तो हो गया भैया कब राजा बनता, हाँ। और ये जब 78 ईस्वी में इसने ये शक संवत चलाया है तो 78 ईस्वी में ही वह राजा बनता है, और अपने राजा बनने के समय में ही वह शक संवत स्टार्ट वो हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो कनिष्क राजा था उसके बारे में। अब हम देख लेते हैं वो इतना फेमस क्यों है। तो कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। आयुर्वेद के कुछ फेमस विद्वान हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद का बहुत ही विकास किया है, उनमें एक ये भी बहुत ही महान विद्वान है। अगर 2 या 3 अगर आप आयुर्वेद के विद्वानों की बात करेंगे तो उनमें ये शामिल है, 2 या 3 में, अब आप ये मान लीजिए। और ये उस समय पर जो कनिष्क का राजवैद्य था। ठीक है, कनिष्क का राजकवि वो कौन था, अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। अश्वघोष ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, बुद्ध चरित्र लिखी है, सौंदरानंद लिखी है, और सूत्रालंकार। सूत्रालंकार ये इसकी रचनाकार कौन है, अश्वघोष ही है। अश्वघोष ने इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और हम एक चीज़ और देख लेते हैं, यही वो चीज़ है जिससे सभी राजाओं का वो फेमस होने का राज है। अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत आदि कनिष्क के दरबार के
विभूति थे। आप अगर देखेंगे तो कुषाण वंश का ये राजा हुआ, इसके दरबार के जो महान संत हैं, जो महान मतलब उस समय की महान हस्ती हैं, आप अश्वघोष को देखिए, वसुमित्र को देखिए, पार्स को देखिए, चरक, नागार्जुन, महाचेत, ये बहुत ही फेमस हैं। तो जो कनिष्क हुआ है इसके समय पर ये हुए हैं। गुप्त काल जो हुआ है, गुप्त वंश का जो महान राजा हुआ है, तो उसके समय पर वो कौन था? कालिदास। और वहाँ पर भी उसने शायद 9 दिग्गज या कुछ इस तरह से उसने महारत्न या इस तरह से वो कुछ बोलता था। अभी हम अगला जो वीडियो होगा उसमें हम अच्छे से देखेंगे। और अकबर के समय में भी नवरत्न होते थे, बीरबल हो गया और जो वो लोग हो गए। और जो शिवाजी थे उनके समय में भी अष्ट दिग्गज होते थे। और एक साउथ के वीर, जो साउथ जो हमारा दक्षिण में जो है वहाँ के एक वंश के एक राजा हुए हैं, उन्होंने भी कुछ अष्ट दिग्गज तरीके से वो रखे थे, वो भी फेमस हुए हैं। वही राजा फेमस होता है जो कि महान हस्तियों के साथ में रहते हैं। जब आप महान हस्तियों के साथ में रहेंगे आप भी महान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये था। अब कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जो कनिष्क राजा था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो अनुयायी था। ठीक है, अब हम और देख लेते हैं। महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। अभी हमने जो ऊपर देखा वसुमित्र, पार्स, चरक, महाचेत, उन्हीं में से एक हैं जो हमारे वसुमित्र। इन्होंने महाविवाह सूत्र की रचना की है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया, शायद विश्वकोश इसे ही बोल दें। तो बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया जो है वो महाविवाह सूत्र ही है, जिसके रचनाकार वसुमित्र हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को रामायण का बुद्ध चरित्र बोलते हैं। बौद्ध धर्म को रामायण का बुद्ध चरित्र बोलते हैं, जिसके रचनाकार कौन है? अभी हमने ऊपर देखा है अश्वघोष जो हैं वो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं। ठीक है, बौद्ध यहाँ कुषाण वंश में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कुषाण वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब ये मान लीजिए कि अभी तक जितने भी राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए हैं उनमें से सबसे शुद्ध क्वालिटी के जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण शासकों ने ही जारी किए हैं। जो कनिष्क है इसी ने जारी किए हैं। इसी वजह से गोल्ड की जितनी भी दुकानें होती हैं वहाँ पर कनिष्क आपको कहीं ना कहीं लिखा मिल जाएगा। और कनिष्क काफ़ी बड़ी एक, मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉल है की दुकान, लेकिन काफ़ी बहुत बड़ी दुकान है वो। ठीक है, मूर्ति की गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। मूर्ति की गांधार शैली और मथुरा शैली, ये 2 शैलियाँ हैं, इनका विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ है। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। जो कुषाण वंश था, इस वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा वो जो मैप हो गया जो कि आप देखेंगे, तो ये कुल मिला के ये उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है। जो कि आप ये देखिए, ये हमारा पंजाब से यहाँ से हो गया, ये उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना उस समय पर अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। और जहाँ तक मुझे अभी कन्फर्म याद नहीं, लेकिन शायद 1920 तक अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तो अफगानिस्तान पर भी जब कोई आक्रमण करता था तो भारत पर ही आक्रमण माना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ है। और इसी के बाद में यहाँ तक जो कि ये शकवंश हैं, तो ये हमारा ऊपरी दक्कन वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, ऊपरी दक्कन वाला क्षेत्र हो गया, ये हमारा मथुरा हो गया यहाँ पे यूपी में। ठीक, तो इस तरह से ये जो वंश था इसके बारे में ये यहाँ पर इनकी लोकेशन थी। ठीक है, अब इसके बाद में जो ये हमारा ये टॉपिक था ये कि हमारा कुछ पूरा हुआ। अगला टॉपिक होगा हम उसमें गुप्त काल से संबंधित लेके आएंगे। और गुप्त काल बहुत ही फेमस टॉपिक है, गुप्त काल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भैया आते ही आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। और धन्यवाद। जय हिंद।